आज के लेक्चर में हम वेव नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। यानी हम डिस्कस करेंगे कि मैटर वेव है, यानी मैं, आप, आपके वो, उनके वो, ये गाड़ियाँ, बाल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे वेव्स हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि नेचर यानी यूनिवर्स दो चीज़ों से बनी हुई है, मैटर और रेडिएशन से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ठीक। अब हमें पता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखता है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन भी करता है और पोलराइजेशन करता है, जो कि वेव फिनोमेना है। तो लाइट क्या है? वेव नेचर रखता है। तो सालों साल हम यही समझते रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखता है। लेकिन 1905 के बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें लाइट ने पार्टिकल नेचर शो किया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें ये शो गया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह स्ट्रेट जाता है और एक पॉइंट से टकराता है और सारी एनर्जी एक पॉइंट को देता है। वेव्स की तरह वो एक सरफेस से नहीं टकराता। तो 1905 से पहले हम लाइट को वेव समझ रहे थे, लेकिन 1905 के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक पेयर प्रोडक्शन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें लाइट ने पार्टिकल्स की तरह बिहेव किया। तो इसका मतलब कि लाइट जो है वो दोनों नेचर रखता है, वो वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। जो नेचर का दूसरा कंपोनेंट है वो मैटर है। तो मैटर हमें पता है कि वो पार्टिकल नेचर रखता है। तो चूंकि नेचर में सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये है कि इस नेचर के दोनों कंपोनेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी सेम लॉज दोनों को वे करने चाहिए, क्योंकि नेचर में सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर को भी वेव नेचर रखना चाहिए। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या मैटर वेव नेचर रखता है। ये बात सबसे पहले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसका नाम डी ब्राय था, उसने ये बात कही, इसलिए इसको हम डी ब्राय हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको लिखते हम डी ब्रॉगली है, लेकिन बोलते हैं डी ब्राय है। ठीक है। तो 1923 में इस फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्राय ने ये कहा कि अगर रेडिएशन लाइट डुअल नेचर रख सकता है, तो नेचर में सिमेट्री है, तो मैटर को भी डुअल नेचर रखना चाहिए, यानी नेचर के यूनिवर्स के दोनों कंपोनेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अगर जो रेडिएशन है, लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट, जो जिसको हम ट्रेडिशनली एज ए वेव क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अगर वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज रख सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री डिब्राय ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैटर, जिसको हम ट्रेडिशनली एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उनकी भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है। यानी डिब्राय ने ये कहा, अगर लाइट जो है जिसको हम वेव समझते हैं, वो अगर पार्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रख सकती है, ठीक है, तो उसने ये कहा कि चूंकि नेचर में सिमेट्री है, तो डिब्राय ने ये कहा कि मैटर जो है जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं या समझते हैं, तो उनकी उनकी भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात जो है, ये डिब्राय ने सिर्फ जो है वो सोची, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। उसने ये बात सोची, इसलिए इसको हम डिब्राय हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी मफरूजा बोलते हैं। ठीक है। और इसी बात के ऊपर, इसी हाइपोथेसिस के ऊपर इस डिब्राय को 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो फिर लोगों ने ये कहा कि अगर मैटर जो है वो वेव नेचर रखता है, तो फिर इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसने ये कहा कि जिस तरह लाइट पार्टिकल नेचर रखता है और लाइट के पार्टिकल का हम फोटान कहते हैं, तो उस फोटान की वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान, ठीक है, भी एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? ये फोटान का वेवलेंथ है और ये फोटान का मोमेंटम है। तो ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है फोटान की, और ये वेव लाइक प्रॉपर्टी है लैम्डा। तो इनके दरमियान ये h/p रिलेशन है। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड है। तो डिब्राय ने ये कहा कि बिल्कुल पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो भी इस तरह होनी चाहिए,
यानी उसने ये सजेस्ट किया दिस सेम रिलेशनशिप कनेक्ट्स द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, मोमेंटम एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी, वेवलेंथ ऑफ अ मैटर, उनके दरमियान भी यही रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यानी पार्टिकल की वेवलेंथ भी हम इसी रिलेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं दैट इज associated with a free particle moving with linear momentum p, there is a sinusoidal wave having a wavelength lambda given by, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पार्टिकल की वेवलेंथ भी हम h डिवाइडेड बाई p से फाइंड करेंगे। जिस तरह फोटॉन की वेवलेंथ है तो इसी तरह पार्टिकल की वेवलेंथ भी का रिलेशन भी इस तरह ही होगा। ठीक है, ये पार्टिकल का मोमेंटम है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, और इसको हम, ये पार्टिकल की वेवलेंथ है। ठीक है, पार्टिकल अगर वेव है तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ये लैम्डा बी, बी है यहाँ पे स्टैंड्स फॉर डी ब्राय वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, और पी इस पार्टिकल का मोमेंटम है जो कि पार्टिकल प्रॉपर्टी है। पी इज इक्वल टू एम वी, ये पार्टिकल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये पार्टिकल जिसका मोमेंटम है ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है, और ये पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी है, ये वेव नेचर है। तो लोगों ने ये पूछा कि अगर ये मैटर वेव है तो ये कौन सी वेव्स होगी, क्योंकि उस वक्त दो वेव्स थी, एक मैकेनिकल वेव्स थी जिसकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती थी, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जिसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन होती थी। तो फिर लोगों ने ये डिब्राय से पूछा कि अगर ये वेव है तो ये कौन सी वेव्स है, तो डिब्राय ने कहा कि ये जो है एक न्यू टाइप ऑफ वेव्स है, ये ना मैकेनिकल वेव्स है या ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बट इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ वेव्स जिसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं, यानी ये मैटर में वेव्स है। क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल नेचर रखता है तो लाइट तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और वो अगर पार्टिकल नेचर रख सकता है जिसको हम फोटॉन बोलते हैं, तो लोगों ने ये पूछा कि फिर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, ये कोई और वेव्स है जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हर वेव में ऑसिलेशंस होती है। हम मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, और एनर्जी उसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते मैकेनिकल वेव्स में, लेकिन मैटर वेव्स में मैटर जो है वो पार्टिकल जो है वो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो मैकेनिकल वेव, इस तरह के मैटर वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एज अ होल जो पार्टिकल्स होते हैं या मटेरियल मीडियम होता है, या आप कह सकते हैं मैटर होता है, वो मूव करता है। तो इसलिए इसको न्यू टाइप ऑफ वेव्स का नाम दिया जिसको मैटर वेव्स का कहते हैं। अच्छा, इसको लेके हमारे पास तीन टाइप्स के वेव्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा मैटर वेव्स। एक चौथी टाइप ऑफ वेव्स भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अच्छा, अब फिर लोगों ने ये पूछा कि अगर मैटर वेव है तो ये हमें दिखती क्यों नहीं है, कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं तो कोई भी मैटर जो है, कोई भी पार्टिकल जो है वो वेव नेचर नहीं रखता। ठीक है, तो वो क्यों, तो डिब्राय ने फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल ले लिया और इसकी वेवलेंथ जो है वो फार्मूले से कैलकुलेट की। ठीक है, अब क्रिकेट बॉल का मास 0.5 kg है फॉर एग्जाम्पल, और इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आपके पास मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें 0.5 न्यूटन सेकेंड बनता है। अब इस फार्मूले से डिब्राय ने h डिवाइडेड बाई पी से इस बाल की वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट की। तो वो h आपके पास 6.6 -34 और p 0.5 जो है, तो ये कैलकुलेट करें तो ये 1.3 ×10⁻³ मीटर। अब देखो 10⁻³ मीटर, इसका मतलब ये है कि इस क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ है वो वेरी स्मॉल है। इसका मतलब कि ये इतनी स्मॉल है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी छोटी वेवलेंथ है कि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब तो ये तो क्रिकेट बॉल हो गया। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल हम हो गए या गाड़ी हो गई, ठीक है, वो अगर मूव करते हैं तो उसका मोमेंटम जो है वो इस क्रिकेट बॉल से ज़्यादा होगा, तो उनकी वेवलेंथ और भी कम होगी, यानी 10⁻³ से भी कम होगी, 10⁻35 या 36 होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर देखो, हम एक चीज वेव है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उनकी प्रॉपर्टी से। और वेव की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन करता है। तो अगर, और इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए।
तो चूंकि इस क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ है वो वेरी स्मॉल है, अब इतनी स्मॉल साइज का हमें ना कोई स्लिट मिल सकता है ना कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज 10⁻16 मीटर है। तो इस कारण की इस क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ जो है वो इससे भी बहुत ज्यादा कम है, कई गुना कम है। यानी क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ जो है वो न्यूक्लियस से भी कई गुना कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट बॉल है ये न्यूक्लियस भी डिफ्रैक्ट नहीं हो सकता, और इतनी छोटी चीज तो हमें नहीं मिल सकती नेचर में। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बॉल की इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्रिकेट बॉल की या आर्डी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेव नेचर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर लोगों ने ये कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि एक जो है ना, आप कहते हैं कि वेव्स है भी और इसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये क्या बात हुई? तो डिब्रारी ने ये कहा कि नहीं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम, उनका मास कम होगा तो उनका मोमेंटम जो है वो कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो उनकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो छोटा पार्टिकल हमारे पास नेचर में क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो है उसने वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉन का मास इतने किलोग्राम है और इसका स्पीड जो है वो तकरीबन 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम कैलकुलेट करें m/v से तो ये 9.11 और ये 10⁻31 और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये -31 + 6 तो ये -25 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई p से कैलकुलेट करें। h की ये वैल्यू है और p की ये वैल्यू है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की, और इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 10⁻10 मीटर आती है, यानी एंगस्ट्रॉन की रेंज में आती है, और ये तो एटम साइज के कंपेरेबल है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज्यादा है, और ये एटम साइज के कंपेरेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये एटम से ये चीज जो है वो डिफ्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन कंडीशन है कि वेवलेंथ का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के या स्लिट के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है और ये एटम साइज के कंपेरेबल है, तो इस तरह के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम से यानी क्रिस्टल से क्या हो सकता है, डिफ्रैक्ट हो सकता है, और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको मतलब कि इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसको हम इसके वेव इफेक्ट्स को या वेव प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बाद में डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व भी किया। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रखता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तो मेरे मोमेंटम को जो है वो mv ले लिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मोमेंटम का जनरल फार्मूला ये है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम गामा mv, गामा यहाँ पे रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। तो अगर मोमेंटम जो है वो ये होगा तो इसका मतलब कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जो है, जो वेवलेंथ है वो हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई p या h डिवाइडेड बाई गामा mv। गामा यहाँ पे रिलेटिविस्टिक फैक्टर है जिसको हम लिख सकते हैं 1/√1 - v² डिवाइड बाई c²। ये भी उस सब्जेक्ट का स्पीड है यानी पार्टिकल का स्पीड है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। जो आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्पीड c के मुकाबले में वेरी वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके पास तकरीबन फिर 0 के बराबर आएगा और ये आपके पास 1 के बराबर। तो आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये 1 होता है और मोमेंटम आपके पास mv के बराबर होता है। तो आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम h डिवाइडेड बाई हमारे पास mv आएगा, यानी इस ये फार्मूला वेवलेंथ का ये फार्मूला आएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हो गए या प्रोटॉन हो गए जो हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करते हैं, तो फिर उनका स्पीड इसके मुकाबले में निग्लिजिबल नहीं होगा और ये फैक्टर 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपके पास इस 1 से कोई चीज़ माइनस होगी तो ये 1 से कम आएगा, ये 1 से कम आएगा तो गामा 1 से ज़्यादा आएगा। जब यहाँ पे 1 से ज़्यादा आएगा तो फिर इसको तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, गामा mv। तो आपके पास जो है वो वेवलेंथ का ये फार्मूला होगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं तो गामा 1 आएगा। अगर आपके पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो उसमें गामा 1 आएगा। अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो गामा जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा और गामा की वैल्यू पुट करते हैं। तो आमतौर पर तो हम आर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिखते हैं तो हम p जो है वो mv के बराबर पुट करते हैं, क्योंकि गामा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यानी जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 1 होती है। तो इसलिए फिर हम गामा नहीं लिखते उसके साथ, मोमेंटम के साथ। मोमेंटम हम इज इक्वल टू mv लिखते हैं।
अब ये मैटर के वेव नेचर को हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया कि जो अगर मैटर वेव है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो h डिवाइडेड बाई p के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे h आता है, चूंकि h की वैल्यू 6.6 क्रॉस टेन फॉर -34 जूल सेकंड है, तो ये h की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो वेवलेंथ भी आपके पास वेरी स्मॉल आएगा, यानी 10⁻34 की रेंज में आएगा। तो ये वेरी वेरी स्मॉल है। अब 10⁻34 साइज का स्लिट या कोई ऑब्जेक्ट तो हमें नेचर में नहीं मिल सकता, ठीक है ना, इतने छोटे साइज का हम स्लिट बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसका मतलब ये है कि फिर जो जो मैटर वेव्स है वो किसी स्लिट या साइज से डिफ्रैक्ट भी नहीं होगा, इसलिए हम पार्टिकल के या मैटर के वेव नेचर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी उसके इंटरफेरेंस को या डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। तो चूंकि एच की वेरी 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 स्मॉल है, तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ जो है वो आपके पास वेरी स्मॉल आती है, 10⁻34 की रेंज में आती है। तो इतने छोटे साइज का स्लिट हम नहीं बना सकते, ना कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मैटर वेव जो है वो किसी पार्टिकल से या स्लिट से जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये है कि वेवलेंथ या ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका मास कम होता है तो उनका मोमेंटम कम होता है, मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और वो तकरीबन इतनी वेवलेंथ आती है कि वो किसी क्रिस्टल से या एटम से क्या हो सकते हैं, डिफ्रैक्ट हो सकते हैं। उनकी वेवलेंथ एटम के साइज के कंपेरेबल आता है, तो डिफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है तो वो एटम से डिफ्रैक्ट हो सकते हैं। और ये बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डेविसन और जर्मन ने जो क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन और इस तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया, जिससे ये पता चला कि बाकी जो पार्टिकल है या जो मैटर है वो वेव नेचर रखता है, और डिफानी हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म वेरीफाई हो गया कि बाकी वो सही कह रहा था कि मैटर जो है वो वेव नेचर रखता है, ठीक है। तो ये डेविसन और जर्मन और जीपी थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के इतने वेवलेंथ होते हैं जो तकरीबन एटम के साइज के कंपेरेबल होते हैं, तो इसकी वेव इफेक्ट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड इफेक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर पार्टिकल या मैटर जो है वो वेव है तो इसका कोई फ्रिक्वेंसी भी होगी। चलो वेवलेंथ तो हम h डिवाइडेड बाई p से फाइंड कर लेंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डी ब्रायन ने ये कहा, जिस तरह हम फोटॉन को लाइट को पार्टिकल लेते हैं फोटॉन, तो उसकी हम फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से f इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच। तो बिल्कुल इसी तरह फोटॉन की तरह हम किसी भी पार्टिकल का यानी किसी भी मैटर का फ्रिक्वेंसी जो है वो ई डिवाइडेड बाई एच से फाइंड कर सकते हैं। और ई आपके पास एच एफ के बराबर होता है, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 2 पाई एफ आपके पास ओमेगा होता है, और एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट या एच बार के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल या पार्टिकल ये वेव नेचर भी रखता है, यानी ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर नहीं जाता बल्कि ये वेव की तरह जाता है। इस तरह के पार्टिकल या मैटर के डुअल नेचर है, इसका पार्टिकल नेचर भी है, और पार्टिकल नेचर इन इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी होगी? पार्टिकल नेचर जो है वो पी यानी उसका मोमेंटम होता है और इसकी एनर्जी होती है, और इस तरह और एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। और इस तरह पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, इसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी भी होती है। इन अब ये जो डिब्राई वेवलेंथ है, यानी अगर मैटर वेव नेचर रखता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं h डिवाइडेड बाई p, ठीक है। ये जो मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का, तो वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोमेंटम कभी हम काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन है √2mk की, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और m पार्टिकल का मास है। तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, यहाँ पे मैंने डिराइव किया है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ पे मैंने m से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो m स्क्वायर, और m से डिवाइड किया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास हाफ एम स्क्वायर आ जाए।
अच्छा, अब एम वी आपके पास पी के बराबर होता है, तो ये एम वी स्क्वायर पी एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m, या पी आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2m उस साइड ले जाओ तो 2mk, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास मोमेंटम जो है वो 2√2mk। तो मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि बाद औक़ात हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है, तो फिर हम इस फार्मूले से उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं उसका पार्टिकल की। बाद औक़ात हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है, और चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए हमें कोई पोटेंशियल अप्लाई करना होता है, तो वो पोटेंशियल जो है वो चार्ज के ऊपर वर्क करता है और इसको मूव करवाता है और इसको काइनेटिक एनर्जी देता है। तो वो कितना वर्क करता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी देता है, Q into V। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता है कि अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल चार्ज के ऊपर वर्क करता है, और कितना वर्क करता है, क्योंकि वर्क आपके पास होता है Q into V, तो Q into V वर्क करेगा। अब ये वर्क चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो इस तरह की जितना वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम पुट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल की केस में Q into V। तो हमें पोटेंशियल गिवन होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है, हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, Q into V, और फिर इस फार्मूले से हम उसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल की। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो Q हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो E के बराबर होता है, तो इस फार्मूले से हम उसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे। और ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वो पोटेंशियल आपको पता है, तो इस फार्मूले से आप इसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी इसी के ऊपर करते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, h डिवाइडेड बाई 2m e v, और ये v वो है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं, वो पोटेंशियल है। चलिए इसको हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। h की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें और चार्ज इलेक्ट्रॉन ये भी हमें पता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.50 डिवाइडेड बाई v और होल अंडर रूट। तो ये और ये आपके पास वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन्स की नैनोमीटर में आ जाएगी। तो अगर आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के उस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी वेवलेंथ होगी वो नैनोमीटर में हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। या इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका अंडर रूट ले तो ये 1.225 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अगर आपको v पता है तो जो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं, तो इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेवलेंथ होगी वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये आसान फार्मूला है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए। अच्छा, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स भी छोटे छोटे होते हैं, एटम्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी और इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी भी डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है जिसमें थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चूंकि टेम्परेचर की वजह से होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस वेवलेंथ में, तो वो हम गैस मॉलिक्यूल्स की कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर वो हम फाइंड करते हैं 3/2 kBT टेम्परेचर। अगर आपको इस गैस का टेम्परेचर पता है तो टेम्परेचर की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो उनके पास कितनी एनर्जी होगी 3/2 kBT। अब देखो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो है वो हाफ kT एनर्जी होती है। अब मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उनके पास एनर्जी होगी, उनके मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी 3/2 kBT। अगर आपके पास डायटोमिक गैस है तो उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री के पास क्या है 1/2 kBT एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि उनके पास एनर्जी होगी 5/2 kBT। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स में 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, तो उसमें क्या होगी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो हम यहाँ पे 6 हाफ kT जो आपके पास क्या आ जाएगा 3 kT के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास मुख्तलिफ मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस, उनकी काइनेटिक एनर्जी आप इन फार्मूले से फाइंड करेंगे और उसकी उन मॉलिक्यूल्स की फिर आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं इस डी ब्राई के फार्मूले से। तो इसके लिए कि अगर आपको गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर पता है, ये Kb यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करें और ये मॉलिक्यूल का मास पुट करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा
इस फार्मूले से आपके पास उस मॉलिक्यूल्स की वेवलेंथ आ जाएगी। ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, उन पार्टिकल्स की वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि H/P और P आप ये काइनेटिक एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हैं, Q/V पोटेंशियल से भी फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह आप टेम्परेचर से भी फाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ पार्टिकल के केस में आप मुख्तलिफ फार्मूले से ये मोमेंटम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की या मुख्तलिफ पार्टिकल्स की हम डिब्राई वेवलेंथ फाइंड करते हैं, अब डिब्राई वेवलेंथ का ये मुख्तलिफ फार्मूले है, H/P और P mv के बराबर होता है अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम P को इस तरह लिख सकते हैं और पोटेंशियल के टर्म्स में हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जिससे आप डिब्राई वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। बुलेट है फॉर एग्जांपल, तो वो भी मूव करता है, तो उनके पास मास है, और ये फॉर एग्जांपल 1000 जो है वो मीटर पर सेकंड उस बुलेट का स्पीड है, ठीक है। तो ये मास इनटू वेलोसिटी पुट करें तो ये वेवलेंथ आपके पास 10⁻36 मीटर आ जाता है। तो देखो ये वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इतने छोटे साइज का ना स्लिट होता है ना कोई ऑब्जेक्ट होता है कि इससे ये बुलेट डिफेक्ट हो जाए, इसलिए बुलेट के वेव नेचर को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन है और इसको एक्सरेट करने के लिए हम ये पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है ये है, और अगर हम ये पोटेंशियल एक्सरेट करने के लिए यूज़ करेंगे तो कितनी एनर्जी गेन होगी, Q/V। तो Q आपके पास क्या है, E है, और V आपके पास है 4.9। तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल में कितनी एनर्जी गेन करेगा, Q/V यानी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Q यहाँ पे E है और इलेक्ट्रॉन E है, और वोल्ट जो है वो 4.9 वोल्ट है। तो ये आपके पास E की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, तो इस फार्मूले से आपके पास H की वैल्यू पुट करें तो आपके पास वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की आती है ये, और 10⁻10 की रेंज में आती है, जिसको मैं लिख सकता हूँ एंगस्ट्रॉम। तो इसका कि ये जो है वो एटम्स के साइज के कंपेरेबल है, या जो क्रिस्टल में एटॉमिक प्लेन्स में जो सेपरेशन होती है उसके कंपेरेबल है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो सकता है, और इसके डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कोई रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास है और इसकी टेम्परेचर हमें पता है, रूम टेम्परेचर क्या है, तो इस मॉलिक्यूल्स की हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो वो इतनी आ जाएगी। और इस फार्मूले में फिर वैल्यू पुट करें, मास पुट करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, और ये काइनेटिक एनर्जी पुट करें, RH की वैल्यू पुट करें, तो वेवलेंथ आपके पास 2.8 × 10⁻⁻11 मीटर आता है, जो कि 0.28 एंगस्ट्रॉम आता है। तो इसका मतलब ये भी एटम के साइज के कंपेरेबल है, तो इससे भी हम इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के डिफ्रैक्शन को भी हम क्रिस्टल से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरेज की भी वेवलेंथ तकरीबन एंगस्ट्रॉम में आती है, और एक्सरे क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो सकता है, उसकी डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन छोटे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके डिफ्रैक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास मोमेंटम होगा और उसकी वेवलेंथ होगी, लेकिन अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो इसका स्पीड 0 होगा, मोमेंटम 0 होगा, और H/0, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी वेवलेंथ इन्फिनिटी होती है। जब वेवलेंथ इन्फिनिटी होगी तो इसका मतलब ये है कि वो वेव की फॉर्म में मूव नहीं करेगा, वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा पार्टिकल्स की तरह। तो इसका मतलब ये है कि उसका भी क्या होता है, वेव, यानी जो पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी वेव प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। जो वीक पार्टिकल होता है उसकी वेव प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो तो क्रिस्टल में जो एटॉमिक स्पेसिंग है उसके कंपेरेबल है, तो इसको होने के उसके डिफ्रैक्शन को हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल से क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलरेट करेंगे और फिर उसको क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्ड करेंगे। अगर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, यानी बिल्कुल वही एक्स रे डिफ्रैक्शन की तरफ पैटर्न आता है, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाते हैं। तो इसको ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रखता है, और ये डेविसन और जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और जीबी थॉम्सन ने भी किया, और उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्ट होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।